तो दोस्तों एक और बेहतरीन सीरीज हमें देखने को मिली है द पॉलीगैमिस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है ये एक तरह से लोगों में बड़ी एक तरह से वायरल हो रही है और आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस सीरीज के लिए कमेंट किया था, तो मैं आपके लिए ये वीडियो स्पेशली लेकर आया हूँ। इस सीरीज की खास बात ये है, इसमें एपिसोडों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। द पॉलीगैमिस्ट एक दक्षिण अफ्रीकी टेलीनोवेला है जिसे स्टैंड ग्लास टीवी प्रोडक्शंस द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए निर्मित किया गया है और 2026 में रिलीज किया गया है। ये श्रृंखला जिम्बाब्वे की लेखिका सू न्याथी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। आधार द पॉलीगैमिस्ट जॉयस गोमोरा की कहानी है, जो सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय है और एक आदर्श पारिवारिक छवि बनाए रखती है। लेकिन उसके पति के धोखे से वो कुछ ऐसा कर बैठती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये श्रृंखला सू न्याथी द्वारा लिखित इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। ढालना जॉयस गोमोरा के रूप में गुगु गुमेदे, जॉनस गोमोरा के रूप में सदुमो मच्छाली, युवा जॉनस गोमोरा के रूप में एंटोबेको माथेबुला, मटिपा नकोसी के रूप में क्वानेले मथेथवा, मगेश गोमोरा के रूप में केनेथ नकोसी, एम्पुमे गुमोरा के रूप में नोलूथांडो शबालाला, वंडर नडलोवू, मेंजी गोमोरा के रूप में सेलेस्ट नटुली, एससी गोमोरा के रूप में युवा एससी के रूप में सिबुसिस्वे शांगासे, सारा गोमोरा के रूप में लवाजी कीथ शेबेशा, लिंडानी मबाथा के रूप में लुयांडा जवाने, मामा ग्रेस के रूप में स्टैंडिवे कगोरोगे वुयो बिएला, स्वतंत्रता के रूप में सियाम थंडा बंदा बोंगानी के रूप में, जोलानी के रूप में थंडोलवेथु ओली जोंडी, सोफी नडाबा स्वयं के रूप में, एनी मथेम्बू बैंक सहायक के रूप में, फेरिडा मात्सिलेंग अस बुहले। रिलीज और स्वागत। द पॉलीगैमिस्ट के सभी 22 एपिसोड 12 जून 2026 को नेटफ्लिक्स पर विश्व स्तर पर रिलीज हुए। रिलीज होने के 24 घंटों के भीतर ही ये सीरीज दक्षिण अफ्रीका में नेटफ्लिक्स की टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हो गई। इसने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 नॉन इंग्लिश टीवी चार्ट में विश्व स्तर पर चौथे नंबर पर शुरुआत की और पहले सप्ताह में 20 लाख व्यूज और 19.10 लाख घंटे का व्यूइंग टाइम दर्ज किया। इसके बाद ये सीरीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगी, जहां ज्यादातर चर्चा स्टूमो मित्शाली द्वारा जोनासी गोमोरा के किरदार के चित्रण पर केंद्रित थी। दर्शकों ने इस किरदार के आसपास की नैतिक अस्पष्टता पर भी बहस की, ये सवाल उठाते हुए कि क्या उसके शिकार निर्दोष व्यक्ति थे जिन्हें उसकी योजनाओं द्वारा हेरफेर किया गया था, या क्या उनके अपने फैसलों और नैतिक समझौतों ने उनके पतन में योगदान दिया था। गुगु गुमेडे जन्म 10 दिसंबर 1991 क्वाजुलू नताल प्रांत में जन्मी एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री हैं। वह सोप ओपेरा उजालो में भविष्यवक्ता मामलंबो के किरदार को निभाने के लिए जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन गुमेडे का जन्म नटाल प्रांत में हुआ था। उनके पिता साइमन हुलुमेनी गुमेडे और उनकी माता जानेले कामाग्वाजा मसीबी थीं। उन्होंने लॉस एंजलिस में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अभिनय का अध्ययन किया। आजीविका 2013 में गुमेडे संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटीं और दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल शो में से एक जेनरेशंस में मंदीसा की भूमिका निभाई। 2015 में गुमेडे को दक्षिण अफ्रीका के सबसे अधिक देखे जाने वाले टेलीविजन शो उजालो में मामलाम्बो के किरदार को निभाने के लिए चुना गया था। 2018 में उन्होंने सोमीजी मलोंगो, रेबेका मालोप, क्लेमेंट माओसा और अन्य मशहूर हस्तियों के साथ 11वें क्राउन गॉस्पेल म्यूजिक अवार्ड्स प्रस्तुत किए। एसडूमो मत्सली, जिनका नाम एसडूमो भी लिखा जाता है, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता, निर्माता और निर्देशक है। मत्सली को पहली बार एम्स्टेल क्लास एक्ट के उद्घाटन सत्र में विजेता के रूप में पहचान मिली। आजीविका मत्सली ने 2010 में SABC एक रियलिटी प्रतियोगिता एम्स्टेल क्लास एक्ट के उद्घाटन सत्र में जीत हासिल की। उनके पुरस्कार का एक हिस्सा न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में 8 सप्ताह बिताना और मूनियन ली एंड एसोसिएट्स MLA से प्रतिनिधित्व प्राप्त करना था। उनकी पहली मुख्य भूमिका HIV/AIDS पर आधारित ड्रामा इंटरसेक्शंस में थी, जहां उन्होंने DJ मो का किरदार निभाया था। 2011 में उन्होंने ETV के रिदम सिटी में मैडी कोटवे के रूप में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने क्लास एक्ट के निर्माता डोनावन मार्श द्वारा निर्देशित फिल्म आई नंबर में चिली नकोबो की मुख्य भूमिका निभाई।
2013 में उन्होंने इसी बाया में सीबू सीसो नदलोवू के रूप में ट्रेजर ब्लोस की जगह ली। 2019 साफ्टा में स्थुंजी में मंडला की भूमिका के लिए टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार। सेलेस्टे नटुली, जन्म 25 अगस्त 1979, एक दक्षिण अफ्रीकी हास्य कलाकार और अभिनेत्री हैं। उन्हें लोकप्रिय रूप से जुलू कॉमेडी की रानी के रूप में जाना जाता है और वो एक महिला शो डीवीडी रिकॉर्ड करने वाली पहली स्थानीय महिला हास्य कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। प्रारंभिक वर्ष और शिक्षा। नटुली का जन्म एम्पांगेनी में हुआ था, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक और उच्च विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की। वो 8 बच्चों में से छठी हैं। उनका परिवार डरबन चला गया और वहां उन्होंने डरबन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मनोरंजन प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया। आजीविका। 2005 में उन्होंने डरबन के एक चर्च में अपना पहला कॉमेडी शो प्रस्तुत किया। 2009 में वो SABC 1 के सो यू थिंक यू आर फनी प्रतियोगिता के दूसरे सीजन में फाइनलिस्ट रहीं। उन्होंने 2010 में कॉमेडी में अपना पेशेवर करियर शुरू किया। वर्तमान में वो सीरियसली सेलेस्टे नामक एक महिला शो डीवीडी रिकॉर्ड करने वाली पहली कॉमेडियन के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने कई शीर्ष कॉमेडी शो में प्रदर्शन किया है, जिनमें ब्लैक्स ओनली कॉमेडी शोकेस 2010 और 2012, एसए कॉमिक्स चॉइस अवार्ड्स 2012 और 2011 में डरबन प्लेहाउस में पहला स्टैंड-अप जुलू कॉमेडी शो शामिल हैं। फरवरी 2022 में सेलेस्टे ने लंदन, यूके में लिसेस्टर स्क्वायर थिएटर में अकिनलोलू जेकिंस द्वारा आयोजित एक हाउसफुल शो के साथ अपने करियर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। फिल्मोग्राफी। उन्होंने कई फिल्मों और शो में अभिनय किया है, जिनमें शामिल हैं इसीबाया सन सिटी में 10 दिन लॉकडाउन, प्यार की तलाश, स्खुम्बा के साथ ट्रिपिंग, जीवा, बहुविवाहवादी पुरस्कार। उन्होंने 2014 में टीवी सोप SATMA में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए गोल्डन हॉर्न पुरस्कार जीता। 2018 में उन्हें और स्खुम्बा हलोफे को 8वें वार्षिक कॉमिक्स चॉइस अवार्ड्स के लिए सबसे अधिक नामांकन प्राप्त हुए। उन्होंने 2019 सवाना कॉमिक्स चॉइस अवार्ड्स में फ्लाइंग सोलो अवार्ड के साथ साथ कॉमेडी जी अवार्ड भी जीता। स्टैंडिवे मसोमी कगोरोगे, जन्म 4 फरवरी 1972, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता है जो MTV शुगा की जनरेशन सीरीज 5 और 7, मिनी सीरीज MTV शुगा अलोन टुगेदर और यिजो यिजो की पहली सीरीज में दिखाई दिए। जिंदगी कगोरोगे 5 से 10 वर्ष की आयु तक कनाडा के एडमॉन्टन में रहीं। उन्होंने नटाल विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने नाटक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपनी आत्म छवि से जूझना पड़ा, लेकिन अंततः उन्हें एहसास हुआ कि उनका सांवला रंग बिल्कुल सही था। वो 1999 में यिजो यिजो की पहली सीरीज में जो सेले के रूप में दिखाई दीं। इस भूमिका के लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में मान्यता मिली और उन्हें अवंती पुरस्कार मिला। उन्होंने 1999 से 2005 तक जनरेशंस में जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई। वो MTV शुगा के सीजन 5 में आंटी नॉमलेंगा के रूप में दिखाई दी और 20 अप्रैल 2020 को प्रसारित मिनी सीरीज MTV शुगा अलोन टुगेदर में भी उसी भूमिका में लौटी, जिसमें कोविड-19 महामारी की समस्याओं को उजागर किया गया था। सीरीज के दौरान पात्र लॉकडाउन के दौरान जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। मिनी सीरीज 60 रातों के लिए निर्धारित है और इसके समर्थकों में एवरी वुमन एवरी चाइल्ड शामिल है। ये सीरीज नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या और कोटे डिआइवर पर आधारित है। सभी फिल्मांकन अभिनेताओं द्वारा स्वयं किया गया है, जिनमें लेराटो वालाजा, मामारूमो मारोकेन और मोहो सेले शामिल हैं। निजी जीवन। स्टैंडिवे, जिन्हें स्टा के नाम से भी जाना जाता है, अभिनेता टोनी कगोरोगे से विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं। 2018 में जब उन्हें कर्ज वसूली का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने लोगों से अपने और अपनी पत्नी के इंस्टाग्राम पेज को अनदेखा करने का अनुरोध किया, ये कहते हुए कि वे केवल आम नागरिक हैं। उन्हें आय का नुकसान हो रहा था क्योंकि कुछ प्रसारकों द्वारा उन्हें बार बार प्रसारण शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा था। स्टा अपने चर्च परिवार से प्यार करती हैं और प्रभु की सेवा करती हैं। फैशन करियर। स्टैंडिवे के बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा समय से आगे रहती हैं। वे कई वर्षों से पुराने और विंटेज कपड़ों को रीसाइकल और अपसाइकल कर रही हैं।
कपड़ों के प्रति उनके प्रेम ने, जिनमें एक मजबूत कहानी छिपी हो, उन्हें द विंटेज मार्केट शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लगभग 20 अन्य विंटेज प्रेमियों के सहयोग से वे स्वतंत्र सोच वाले फैशन प्रेमियों के लिए अच्छी स्थिति में कपड़ों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करती हैं, ताकि इन कपड़ों को लैंडफिल में जाने से बचाया जा सके। मेरे बच्चों ने मुझे एक बात सिखाई है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत मज़ेदार हूँ। वे मुझे बहुत कूल समझते हैं। जब मैं उन्हें स्कूल छोड़ने जाती हूँ, अपनी साइमन एंड मैरी टोपी और अपने डिज़ाइन किए हुए कपड़ों में, तो वे चाहते हैं कि मैं आकर उनके दोस्तों का अभिवादन करूं, उन्होंने कहा। 2008 में 5 रोजेज ने मंटशो, पलेसा मोकुबुंग, हरमाना रश, निकोल डर्सली और जैकलिन कॉरफील्ड और मिस स्कारलेट जैकी लकिंग के डिजाइनों को प्रायोजित किया। डिजाइनरों को स्थंडी वे कगोरोगे सहित प्रसिद्ध हस्तियों के लिए कपड़े डिजाइन करने का भी काम सौंपा गया था। लुयांडा जवाने, जन्म 7 फरवरी 2004, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री, प्रभावशाली व्यक्ति और मॉडल हैं। वह मजांसी वेथू टेलीनोवेला सिबोंगिले और द दलामिनिस में सिबोंगिले एम्बाम्बो और ड्रामा सीरीज शाका इलेम्बे में वुंडलाजी के रूप में अपनी अभिनीत भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन। जवाने का जन्म 7 फरवरी 2004 को डरबन, क्वाजुलू नटाल, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी एक जुड़वा बहन है, लुसांडा जवाने। उन्होंने किंग्सवे हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने नाटक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और 5 विषयों में विशिष्टता के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि छात्रवृत्ति आवेदन अस्वीकृत होने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की। आजीविका। जवाने ने 2022 में ईटीवी सीरीज डरबन जेन में लेले की भूमिका निभाकर टेलीविजन पर अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। 2023 में उन्होंने बीईटी अफ्रीका टेलीनोवेला रिडेम्पशन में नोमोंडे गुमेडे की भूमिका निभाई। वो शोमैक्स सीरीज आउटलॉज में फुमजिले और नेटफ्लिक्स की लघु फिल्म मिस एजुकेशन में अफीवे दिमा के रूप में भी दिखाई दी। 2024 में उन्होंने सिबोंगिले एंड द डेल्मिनीज में सिबोंगिले मबाम्बो की मुख्य भूमिका निभाई और मजांसी मैजिक ड्रामा सीरीज शाका इलेम्बे में वुंडलाजी के रूप में अभिनय किया। उस वर्ष के दौरान उसने सिबोंगिले और द डेलामिनीज को छोड़ दिया। फिल्म का शेष भाग कुनेने की गिरफ्तारी तक की जीवन कहानी बताता है। कहानी की शुरुआत कुनेने और उसके दोस्त जेक्स के साथ होती है, जब वे किशोर थे और सोवेटो टाउनशिप में रहते थे। लकी को पता चलता है कि उसे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिली है। पैसों की जरूरत में कुनेने और जेक्स की मुलाकात स्थानीय अपराधी सरगना नाजरेत से होती है, जो पहले रूस में प्रशिक्षित गुरिल्ला था। नाजरेत लकी और जेक्स को कई छोटी मोटी चोरियों में फंसाता है। ये अपराध बड़े पैमाने पर कार लूटपाट में बदल जाते हैं, जिससे लकी को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। लकी की आखिरी डकैती बुरी तरह विफल हो जाती है, जिससे नाजरेत जेल में बंद हो जाता है और उसके कई साथी मारे जाते हैं। लकी और जेक्स बाल बाल बच निकलते हैं। वे छिपने और जोहान्सबर्ग जाने का फैसला करते हैं। इस बिंदु पर फिल्म 10 साल आगे बढ़ जाती है। लकी और उसका दोस्त अब जोहान्सबर्ग के हिलब्रो इलाके में टैक्सी का कारोबार चलाते हैं। लकी की कार छीन लिए जाने के बाद उनका कारोबार ठप हो जाता है। अपनी जीवन स्थितियों और आर्थिक उन्नति में असमर्थता से निराश होकर लकी हिलब्रो पीपल्स हाउसिंग ट्रस्ट की स्थापना करता है। ये ट्रस्ट कुनेने को हिलब्रो में अपार्टमेंट इमारतों का एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने की अनुमति देता है। वो निवासियों को किराए में आधी छूट का वादा करता है। कुनेने सभी निवासियों से किराया वसूलता है, फिर मकान मालिकों के साथ आक्रामक रूप से बातचीत करता है ताकि वे कम किराया स्वीकार कर लें। कुनेने रॉबिन हुड की तरह बन जाता है और उसे हिलब्रो का गुंडा की उपाधि मिल जाती है। जैसे जैसे कुनेने आवासीय इमारतों का अपना साम्राज्य खड़ा करता है, जासूस ब्लैकी स्वार्ट कुनेने के खिलाफ मामला बनाता है। इसके बाद कुनेने की मुलाकात एक श्वेत दक्षिण अफ्रीकी महिला ली फ्रीडलैंडर से होती है। वो उसके भाई, जो एक नशाखोर है, को ड्रग डीलरों से बचाने में मदद करता है। इस मुलाकात के बाद कुनेने उसके साथ संबंध शुरू करता है। कुनेने और ली उपनगरों में एक घर खरीदते हैं और साथ रहने लगते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में कुनेने की सफलता टोनी नुगु नामक एक ड्रग डीलर द्वारा धूमिल हो जाती है। कुनेने चाहता है कि नुगु चला जाए ताकि वो ड्रग लॉर्ड्स के हस्तक्षेप के बिना अपना साम्राज्य बना सके।
लकी के हाउसिंग ट्रस्ट का एक सदस्य नाजरेत नुगू के साथ जुड़ जाता है और अंततः ड्रग्स के आरोप में पकड़ा जाता है। लकी इस गिरफ्तारी को स्वार्ट को गिरफ्तारियां शुरू करने और लकी की इमारतों को ध्वस्त करने के लिए बिल्कुल सही बहाना बताता है। लकी द्वारा उसे जबरन भगाने के प्रयासों का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्पित नंगू ली के भाई को ड्रग्स का लालच देकर लकी के घर से चुपके से बाहर निकाल लेता है। लकी ली के भाई के पीछे जाता है, लेकिन वो मृत पाया जाता है। परेशान लकी जेक्स के साथ मिलकर नंगू को मारने के बारे में सोचता है। कुछ ही समय बाद वे एक चलती गाड़ी से गोलीबारी में शामिल हो जाते हैं, जिसमें जेक्स की हत्या कर दी जाती है। लकी अपने साथियों को इकट्ठा करता है और एक स्ट्रिप क्लब पर धावा बोलता है, जहां नंगू रात बिता रहा होता है। भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। लकी नाजरेत की हत्या कर देता है और खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लकी नंगू का पीछा करते हुए क्लब की छत पर पहुंच जाता है। बात कर ले सेक्शनों की, तो सेक्शन 1 हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर तकरीबन 22 एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज़ लाइव है। इसी सप्ताह तकरीबन ये हमें देखने को मिली थी और सारे जो एपिसोड है वो लाइव कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ पर बात करेंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। नंगू लकी से विनती करता है और कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। लकी जवाब देता है, क्या तुम जेक्स को वापस ला सकते हो? वो नंगू को गोली मारता है और उसे छत से नीचे धकेल देता है। इस बिंदु पर पिछली कहानी फिल्म के शुरुआती दृश्य तक पहुंच चुकी होती है। लकी खून से लथपथ और बिस्तर पर पड़ा हुआ हत्या के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। जेल में कुनेने ने तुरंत अपनी भागने की योजना बनाई। कुनेने ने बीमारी का बहाना बनाया और उसे जेल से अस्पताल ले जाया गया। वहां कुनेने पर सुरक्षा का दबाव कम था। अपने बचे हुए दोस्तों की मदद से वो भाग निकला और डरबन में रहने लगा, जहां वो हमेशा से रहना चाहता था। ढालना लकी कुनेने के रूप में, रापुलाना सेफेमो जैक्स मबोलेलो के रूप में, रॉनी न्याकाले, जेफरी जेकेले नाजरेत के रूप में, रॉबर्ट हॉब्स जासूस, ब्लैकी स्वार्ट के रूप में। शेली मेस्किन ने ली फ्रीडलैंडर की भूमिका निभाई। मालूसी स्केंजाना टोनी नग्गू के रूप में, यंग बुल के रूप में मजवांडिले नगुबेनी ड्रग डीलर के रूप में, यूजीन वानंगवा खुम्बानीवा जाफ्ता मामाबोलो यंग लकी के रूप में, थेम्सी मातू सूदखोर के रूप में, सेलो मोटलोंग जासूस मोदीसेन के रूप में। बुबू माजीबुको ने बड़ी नोमसा का किरदार निभाया। उत्पादन गैंगस्टर पैराडाइज जेरूसलेमा लकी कुनेने की कहानी पर आधारित है, जो 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के हिलब्रो इलाके में संपत्ति पर कब्जा करने वाला एक कुख्यात व्यक्ति था। लेखक निर्देशक राल्फ ज़िमन ने ये जानने और छानबीन करने में रुचि दिखाई कि कैसे एक सफल व्यवसायी ने कानूनी खरीद के माध्यम से हिलब्रो में इमारतें खरीदी और इस घटना पर शोध करना शुरू किया। उन्होंने पत्रकारों, पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों का साक्षात्कार लिया और पाया कि ये प्रथा आम थी। ज़िमन ने अपने शोध के आधार पर जेरूसलेमा की पटकथा लिखी। फिल्म और उसके शीर्षक के बारे में उन्होंने कहा, मैं जेरूसलेमा के माध्यम से जोहान्सबर्ग का कठोर लेकिन यथार्थवादी चित्रण करना चाहता था, लेकिन साथ ही इसके नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करना चाहता था। जब आप हिलब्रो को दूर से देखते हैं तो ये एक पहाड़ी पर बसे उस चमकते शहर नए यरूशलेम की तरह दिखता है, जो हमारा उद्धार होगा। लेकिन जब आप इसकी गलियों में जाते हैं तो आपको एक अलग ही कहानी मिलती है। निर्देशक ने फिल्म में अफ्रीकी भजन जेरूसलेमा का भी प्रयोग किया और इसके पीछे के इरादे के बारे में कहा, यह काफी निंदनीय लग सकता है, लेकिन ये आशा की निरंतर भावना को भी रेखांकित करता है। ज़िमन ने अपराध की लहर को दक्षिण अफ्रीका में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों से जोड़ने का भी प्रयास किया। निर्माता टेंडका मातातू ने कहा कि पात्र फिल्म के लिए किए गए शोध के रेखाचित्रों पर आधारित थे। निर्माता ने पात्रों की पृष्ठभूमि के बारे में कहा, पटकथा के शोध के दौरान हमें कई एमके दिग्गजों के बारे में पता चला, जो गरीबी की कगार पर जी रहे हैं और जिन्होंने सभी के लिए बेहतर जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद अब खुद को धोखा महसूस किया है। जेरूसलेमा का निर्माण मुश्किल था, क्योंकि फिल्म निर्माताओं को बजट जुटाने में काफी संघर्ष करना पड़ा। जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय फिल्म और वीडियो फाउंडेशन ने
उनकी परियोजना में निवेश करने से इनकार कर दिया। फिल्म निर्माताओं ने फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण जुटा लिया और जिमन ने बताया कि बजट उनके द्वारा निर्देशित संगीत वीडियो की तुलना में कम था। जिमन ने अपने अनुभव के बारे में कहा, हमने सेट पर स्केटबोर्ड का इस्तेमाल डॉली के रूप में किया और फिल्मांकन के लिए पुरानी तकनीक के कैमरों का इस्तेमाल किया। हमने क्रू की संख्या कम कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म देखने वाले किसी को इसका एहसास होगा। मुक्त करना। गैंगस्टर पैराडाइज। जेरूसलेमा के फिल्म निर्माताओं ने शुरू में फिल्म को दक्षिण अफ्रीकी सिनेमा चेन स्टेर काइनेकोर के माध्यम से सिनेमाघरों में वितरित करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि फिल्म निर्माता डीवीडी और टीवी पर रिलीज के अधिकार अपने पास रखना चाहते थे, इसलिए चेन ने उनका समर्थन नहीं किया। इसके बजाय फिल्म निर्माताओं को मेट्रो एफएम और गॉटेंग फिल्म कमीशन से समर्थन मिला, जिसने बर्लिन में प्रीमियर सहित प्रचार में उनकी मदद की। जेरूसलेमा का प्रीमियर 11 फरवरी 2008 को बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म 29 अगस्त 2008 को दक्षिण अफ्रीका में व्यावसायिक रूप से रिलीज हुई और आलोचकों और दर्शकों द्वारा इसकी खूब सराहना की गई। जेरूसलेमा ने एक महीने के भीतर 14 सिनेमाघरों में 4 लाख अमेरिकी डॉलर की कमाई की। दक्षिण अफ्रीकी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित होने के लिए अकादमी पुरस्कारों में भेजा गया था। फिल्म से उम्मीद की जा रही थी कि वो सोत्सी के बाद पुरस्कार के लिए अगली दक्षिण अफ्रीकी दावेदार बनेगी, लेकिन जीमन की फिल्म का चयन नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका के द टाइम्स के रॉबर्ट मैके ने जेरूसलेमा के बारे में लिखा, रंगभेद के भारी भरकम सबकों के बोझ से बचकर ड्रग सौदों, गोलीबारी और सशस्त्र डकैतियों को प्राथमिकता देते हुए जेरूसलेमा एक झटपट और विनाशकारी फिल्म है। उन्होंने निर्देशन के बारे में कहा, एक संगीत वीडियो निर्देशक के रूप में जिमन के व्यापक अनुभव से जेरूसलेमा ऊर्जा से भरपूर हो जाती है। उमखोंटो वे सिजवे मिलिट्री वेटरन्स एसोसिएशन ने फिल्म में सैन्य दिग्गजों के चित्रण की आलोचना की। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष केबी मफात्सो ने कहा, यह अपमान बहुत कष्टदायक है क्योंकि इससे दक्षिण अफ्रीका के लोगों और हमारे बच्चों को अपने इतिहास की सच्चाई जानने का अवसर नहीं मिलता। दक्षिणी अफ्रीका के यूनाइटेड कांग्रेगेशनल चर्च ने फिल्म के शीर्षक की आलोचना की, जो पवित्र शहर यरूशलेम पर आधारित है, जहां फिल्म में एक आपराधिक गिरोह को दर्शाया गया है। दक्षिणी अफ्रीका के इवेंजेलिकल लूथरन चर्च ने भी इस बात की आलोचना की कि बाइबल में वर्णित नाम नाजरेत का इस्तेमाल एक गैंगस्टर के नाम के लिए कैसे किया गया। जोडी ऑकलैंड विटेकर, जन्म 17 जून 1982, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। वो टेलीविजन पर ब्रॉडचर्च 2013 से 2017 में, बेथ लैटिमर और डॉक्टर हू 2017 से 2022, 2025 में 13वें डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे अच्छी तरह से जानी जाती हैं। उन्हें 2006 में आई अपनी पहली फीचर फिल्म वीनस से प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड और सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। बाद में उन्हें विज्ञान कथा फिल्म अटैक द ब्लॉक 2011 और ब्लैक मिरर के एपिसोड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू 2011 में अपनी भूमिकाओं के लिए सराहा गया। टॉक्सिक टाउन 2025 में अपनी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ब्रिटिश अकेडमी टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2017 में वाइटेकर डॉक्टर हू में डॉक्टर की भूमिका निभाने वाली 13वीं और पहली महिला मुख्य अभिनेत्री बनी और उन्होंने ट्वाइस अपॉन अ टाइम में पीटर कैपेल्डी से औपचारिक रूप से ये भूमिका ग्रहण की। वाइटेकर ने 3 सीरीज और 5 स्पेशल एपिसोड में अभिनय किया, जिसकी शुरुआत 2018 में द वुमन हु फेल टू अर्थ से हुई और 2022 में द पावर ऑफ द डॉक्टर के साथ समाप्त हुई। उन्होंने 2025 में सीरीज 15 के फिनाले द रियलिटी वॉर में एक कैमियो भूमिका के साथ इस भूमिका में वापसी की। प्रारंभिक जीवन जोड़ी ऑकलैंड वाइटेकर का जन्म 17 जून 1982 को स्केलमैनथॉर्प, वेस्ट यॉर्कशायर में हुआ था। वो यवॉन, नी ऑकलैंड और एड्रियन वाइटेकर की दूसरी संतान और इकलौती बेटी हैं। उन्होंने गिल्डहॉल स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा में प्रशिक्षण लेने से पहले सिससेट मिडिल स्कूल और शेली हाई स्कूल में पढ़ाई की और 2005 में अभिनय में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका कैरियर का आरंभ 2014 के ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में
विटेकर ने 2005 में शेक्सपियर के ग्लोब में द स्टॉर्म में अपना पेशेवर पदार्पण किया। तब से उन्होंने फिल्म, टेलीविजन, रेडियो और थिएटर में काम किया है। 2007 में उन्होंने रॉयल कोर्ट के द सीगल के निर्माण में बीमार कैरी मुलिगन के स्थान पर कम समय में भूमिका निभाई और अल्मेडा थिएटर में एक धन उगाहने वाले नाटक में दिखाई दी। विटेकर ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका में फिल्म वीनस 2006 में जेसी के रूप में सह अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड और सैटेलाइट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। उस समय उनके रेडियो कार्यों में स्टीफन पोलियाकॉफ द्वारा लिखित ब्लाइंडेड बाय द सन का 2008 का रूपांतरण और जूडिथ फ्रेंच द्वारा लिखित मूल नाटक अनसीन ऑस्टेन में लिडिया बेनेट की भूमिका शामिल थी। 2009 में उन्होंने ओली केपलर की एक्सपैंडिंग पर्पल वर्ल्ड और पेरियर की बाउंटी फिल्मों के साथ साथ BBC 2 के नाटक रॉयल वेडिंग और लघु फिल्म विश 143 पर काम किया, जिसे 83वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 2010 के दशक की शुरुआत में विटेकर ने एंथोलॉजी सीरीज अक्यूज्ड 2010 और सारा वॉटर्स के उपन्यास द नाइट वॉच के रूपांतरण में सह अभिनय किया। इसके बाद ब्लैक मिरर के एपिसोड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू में फियोन की भूमिका निभाई। फिल्मों में उन्होंने कल्ट साइंस फिक्शन कॉमेडी हॉरर अटैक द ब्लॉक में अभिनय किया। साथ ही द किड 2010, वन डे 2011, हेलो कार्टर 2013 और गुड वाइब्रेशंस 2013 जैसी परियोजनाओं में भी काम किया। उन्होंने क्लासिक ग्रीक त्रासदी एंटीगॉन के समकालीन मंचन में भी वापसी की, जिसमें उन्होंने क्रिस्टोफर एक्लेस्टन के साथ क्रियॉन की भूमिका में मुख्य भूमिका निभाई। 2014 में उन्होंने रियलिटी बेस्ड स्पाई ड्रामा मिनी सीरीज द एसेट्स में सैंड्रा ग्रिम्स और बाफ्टा नामांकित शॉर्ट फिल्म इमोशनल फ्यूज बॉक्स में अन्ना के रूप में अभिनय किया। बाद में उन्होंने इसके फीचर लेंथ वर्जन अडल्ट लाइफ स्किल्स में भी वही भूमिका निभाई और ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स और नेशनल फिल्म अवार्ड्स दोनों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन प्राप्त किया। उन्होंने हिट ITV क्राइम ड्रामा ब्रॉडचर्च 2013 से 2017 और BBC 1 के 4 भाग वाले मेडिकल ड्रामा ट्रस्ट मी 2017 में भी मुख्य भूमिकाओं में से एक निभाई। 2017-2022 डॉक्टर हू विटेकर 2018 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डॉक्टर हू का प्रचार कर रही थीं। 16 जुलाई 2017 को BBC ने घोषणा की कि विटेकर विज्ञान कथा टेलीविजन श्रृंखला डॉक्टर हू में 13वें डॉक्टर की भूमिका निभाएंगी। वो डॉक्टर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला हैं। उन्होंने पहले डॉक्टर हू के आगामी शो रनर क्रिस चिबनाल के साथ ब्रॉडचर्च में काम किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें चयन के बाद जानकारी गुप्त रखने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़े और भूमिका के बारे में बात करते समय उन्होंने क्लूनी कोडवर्ड का इस्तेमाल किया। विटेकर ने अपनी मां को भूमिका के बारे में जानकारी के मामले में अंदरूनी दायरे में रखा, क्योंकि उनके पिता एड्रियन दुनिया को बता सकते थे। उन्होंने प्रशंसकों से अपने लिंग से न डरने का आग्रह करते हुए कहा, डॉक्टर हू बदलाव के बारे में हर रोमांचक चीज का प्रतिनिधित्व करता है। प्रशंसकों ने इतने सारे बदलाव देखे हैं और ये केवल एक नया अलग बदलाव है, डरावना नहीं। विटेकर की कास्टिंग पर प्रतिक्रिया अधिकतर सकारात्मक थी, हालांकि एक काफी बड़ी अल्पसंख्यक असंतुष्ट थी। कुछ ने कहा कि एक महिला डॉक्टर युवा लड़कियों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल होगी, जबकि अन्य ने महसूस किया कि डॉक्टर हमेशा से पुरुष ही होने के लिए बना था या कास्टिंग की आलोचना राजनीतिक शुद्धता के अभ्यास के रूप में की। विटेकर ने 2017 के क्रिसमस स्पेशल ट्वाइस अपॉन अ टाइम में पदार्पण किया, जबकि उनका शुरुआती एपिसोड द वुमन हु फेल टू अर्थ शो के इतिहास में किसी डेब्यू डॉक्टर का सबसे अधिक देखा जाने वाला प्रीमियर एपिसोड है, जिसे 10.96 मिलियन दर्शकों ने देखा। नवंबर 2018 में BBC ने पुष्टि की कि 12वीं श्रृंखला विटेकर की दूसरी श्रृंखला का निर्माण शुरू हो गया है। विटेकर 13वीं श्रृंखला के लिए वापस आईं और उन्होंने 2022 के BBC साउंड्स पॉडकास्ट डॉक्टर हू रिडैक्टेड में डॉक्टर की आवाज भी दी। उन्होंने 2022 में श्रृंखला और 3 संबंधित विशेष एपिसोड के बाद कार्यक्रम छोड़ दिया। विटेकर को उनके प्रदर्शन के लिए आमतौर पर प्रशंसा मिली,
हालांकि कुछ लोगों को लगा कि 13वें डॉक्टर ने सामाजिक और राजनीतिक अन्याय से लड़ने के लिए बहुत कम किया। दूसरों को लगा कि उस युग की कहानियां बहुत राजनीतिक रूप से सही थीं और उन्होंने विटेकर के कार्यकाल के दौरान शो के अधिक सामाजिक रूप से प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आलोचना की। 2025 में गैलेक्सी कॉन कोलंबस में विटेकर 2025 में गैलेक्सी कॉन कोलंबस में विटेकर 31 मई 2025 को विटेकर ने डॉक्टर हू सीरीज 15 के फिनाले द रियलिटी वॉर में 13वें डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए एक आश्चर्यजनक कैमियो किया, जिसमें एनकुटी गटवा 15वें डॉक्टर के रूप में थे। जुलाई 2025 से शुरू होकर विटेकर ने बिग फिनिश प्रोडक्शंस के डॉक्टर हू ऑडियो ड्रामा की एक श्रृंखला में 13वें डॉक्टर के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। 2023 वर्तमान फरवरी 2023 में एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि विटेकर पैरामाउंट प्लस के लिए 6 भाग वाली ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा सीरीज वन नाइट की शूटिंग कर रही थी। ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया में पैरामाउंट प्लस पर 1 सितंबर 2023 को और यूके और आयरलैंड में 24 नवंबर 2023 को रिलीज हुई। वन नाइट में विटेकर ने बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई। अप्रैल 2023 में यह घोषणा की गई थी कि विटेकर बीबीसी के जेल ड्रामा टाइम की दूसरी श्रृंखला में बेला रैमसे और सियोबान फिनरन के साथ अभिनय करेंगी और फिल्मांकन 2023 के वसंत में लिवरपूल और उसके आसपास शुरू होगा। श्रृंखला का प्रीमियर अक्टूबर 2023 में बीबीसी वन पर हुआ। अगस्त 2023 में विटेकर नेटफ्लिक्स श्रृंखला टॉक्सिक टाउन के मुख्य कलाकारों में शामिल हो गए, जो कॉर्बी विषैले कचरे के मामले पर आधारित है। इसे 27 फरवरी 2025 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था। अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक विटेकर ने वेस्ट एंड स्टेज नाटक द डचेस में अभिनय किया। 30 जनवरी 2025 को ये घोषणा की गई कि विटेकर और सुरेन जोन्स 2 धोखेबाज महिलाओं के बारे में आईटीवी की 6 भाग वाली कला चोरी श्रृंखला फ्रॉड्स में अभिनय करेंगी। टीवी श्रृंखला का प्रीमियर यूके में आईटीवी 1 पर 6 अक्टूबर 2025 को हुआ। 7 जुलाई 2025 को यह घोषणा की गई कि विटेकर डियर इंग्लैंड नामक 4 भाग वाली बीबीसी श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जो अंग्रेजी फुटबॉल प्रबंधक गैरेथ साउथगेट के बारे में एक लोकप्रिय मंच नाटक पर आधारित है। जोसेफ फिएंस द्वारा अभिनीत साउथगेट ने इंग्लैंड पुरुष फुटबॉल टीम का कायापलट किया था। विटेकर टीम के मनोवैज्ञानिक की भूमिका निभाएंगे। ये श्रृंखला 2026 में यूके में बीबीसी पर प्रसारित होने वाली है। 15 जून 2026 को ये घोषणा की गई थी कि विटेकर हुलू के ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग के 6ठे सीजन में एक आवर्ती भूमिका निभाएंगे और सीजन का निर्माण वर्तमान में यूके में चल रहा था। निजी जीवन। विटेकर की मुलाकात बेल्जियन अमेरिकी अभिनेता और लेखक क्रिश्चियन कॉन्ट्रेरास से ड्रामा स्कूल में हुई और उन्होंने 2008 में एरिजोना में शादी कर ली। उन्होंने अप्रैल 2015 में अपनी बेटी को जन्म दिया और 2022 में उनके दूसरे बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टर हू की शूटिंग के दौरान विटेकर और उनका परिवार 4 साल तक पेनार्थ में रहा। 2025 तक वे 20 से अधिक वर्षों से लंदन में रह रहे थे। उजालो एक दक्षिण अफ्रीकी सोप ओपेरा है जिसका निर्माण स्टैंड ग्लास प्रोडक्शंस द्वारा किया गया है, जिसके सहमालिक कोबेदी पेप्सी पोकेन और गुगू जुमा एनक्यूब हैं। इसका प्रसारण 2015 में शुरू हुआ और अपनी आकर्षक कहानी, लेखन, निर्देशन और अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध कलाकारों के अभिनय के कारण ये जल्दी ही हिट हो गया। इसमें शुरू में 2 ऐसे युवकों की कहानी दिखाई गई थी जिन्हें जन्म के समय बदल दिया गया था। एक का पालन पोषण ईसाई मूल्यों वाले परिवार में हुआ और दूसरे का एक अपराध गिरोह में। ये वर्तमान में सोमवार से शुक्रवार तक SABBC 1 पर प्रसारित होता है। ये वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक देखा जाने वाला टेलीविजन शो है। कथानक। उजालो ने शुरू में क्वामाशू बस्ती के 2 परिवारों की कहानी सुनाई। मैडलेटशे परिवार, जो क्वामाशू किंगडम चर्च के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जुलू परिवार, जो कार चोरी का गिरोह चलाता है। इन परिवारों के बीच संबंध ये था कि नेल्सन मंडेला के जेल से रिहा होने के दौरान उनके सबसे बड़े बेटों की जन्म के समय अदला बदली हो गई थी। जैसे जैसे शो वर्षों में आगे बढ़ा है,
पात्रों के अदला बदली के साथ कहानियों में नाटकीय रूप से बदलाव आए हैं, जिससे कई नए कथानक बने हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ मुख्य और सहायक पात्रों का विकास भी जारी रहा है। कलाकार और पात्र मासोहा मसीजा द्वारा अभिनीत नकुंजे बोमवू नकुंजी मलोंगो को एक क्राइम बॉस के रूप में दिखाया गया है, जो अपनी बड़ी डकैतियों और शातिर व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। उसके आने से समुदाय और खुद खेल जगत में हलचल मच जाती है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम जेखेथेलो है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसका जैविक पिता नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि उसका एक बच्चा है जिसे किसी और ने पाला पोसा है और वो एक डॉक्टर है। बाद में उसे पता चलता है कि उसका एक और बेटा है जिसे किसी और ने पाला पोसा है और वो अब एक पादरी है। शो में नकुंजी के दोनों बेटों की क्रमशः सीजन 8 और सीजन 9 के अंत में मृत्यु हो जाती है। नंजिंजी मगवाजा का किरदार थेम्बी न्यांडेनी ने निभाया है। वो भेस बदलकर आई एक शातिर महिला है जो क्वामाशु के युवाओं और समुदाय के लिए नैतिक सहारा बनती है। वो नकुंजी की प्रतिद्वंदी है और उसकी बेटी नोमसावजी ने भी उसी का अनुसरण किया है, क्योंकि वो भी कार चोरी और अवैध धंधों में शामिल है। वो नोमसावजी की माँ और विकिजिथा की मौसी है। वो मामलाम्बो के साथ क्वामाशु फुटबॉल क्लब की संस्थापक हैं। नोमसावाजी मगवाजा का किरदार फनेले नटुली ने निभाया है। वो निंजी मगवाजा की बेटी और ज़्बोनेलो मलोंगो की पूर्व प्रेमिका है। सीजन 8 में उसकी मां ने उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन मौत के 8 दिन बाद वो फिर से सामने आई और अपनी मां के खिलाफ हो गई। वो क्वामाशु स्थित मलोंगो हवेली में ज़्बोनेलो मलोंगो के साथ रहने लगी। वो ज़्बोनेलो के बच्चे की गर्भवती है। मॉन्डली मडलालोसे का किरदार थेम्बिन कोसी थ्वाला ने निभाया है। मॉन्डली पुलिस प्रमुख हैं और जेखेथेलो के पूर्व प्रेमी रह चुके हैं। वे नोसिफो और लिली के पूर्व प्रेमी हैं। नोसिफो से उनका एक बच्चा था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। वे रात में अपराधियों को पीटने वाले द पनिशर हैं। वे ज़्बोंगी सेनी के पिता हैं, जो उनकी पिछली पत्नी से हुआ था। वे हलेनगी सेनी के दादा भी हैं। ज़्बोंगी सेनी और हलेलोल वेनकोसी के बेटे। गैबिसिले मदलेच्चे मलोंगो बेबी मालोका द्वारा अभिनीत। वो पादरी मेलुसी की बहन और जेंडिले की भाभी हैं। वो मक्सोलिसी, नकोसीनाथी और ममसी की मौसी हैं। वो अपने खुद के मकान की मालकिन हैं। स्बोनेलो की माँ। वो काबंगा खुमालो की पूर्व पत्नी हैं। काबंगा ने उनकी हत्या कर दी थी। हलेलो नाम की एक लड़की ने उनकी जान बचाई थी। वो नकुंजी की भी पूर्व पत्नी हैं। सिबोनेलो की मृत्यु के बाद वो क्वामाशु छोड़कर चली गईं। सीजन 3 से सीजन 9 थुतुका मथेम्बू द्वारा अभिनीत नॉन कन्निसो नॉन का जाबा एक सैलून में काम करती हैं और हलेजिफी और फिकिले की अच्छी दोस्त हैं। वो सिबोनेलो की पूर्व पत्नी हैं। वो जेजा और मबूसो की बहन और लिली की चचेरी बहन हैं। वो माडोंगवे की भतीजी हैं। उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है। सीजन 5 में आवर्ती भूमिका, सीजन 6 से वर्तमान तक मुख्य भूमिका। सिम्फीवे माजोजी द्वारा अभिनीत सबुसिसो सबू एक पूर्व अपराधी है। वह फिकिले का पूर्व प्रेमी है। उसने नकुंजी और मांकोबो के लिए काम किया और बाद में सिबोसेलो के लिए। उसे एक सुपरमार्केट में नौकरी मिल जाती है और वो तांत्रिक विद्या में भी शामिल हो जाता है। बाद में वो मंदिर में काम करने के लिए इस्तीफा दे देता है। उसने हलेलो को डेट किया, लेकिन जब उसे पता चला कि हलेलो किशोरों के साथ संबंध बना रही थी, तो उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। उसे ये भी पता चला कि तांत्रिक विद्या एक धोखा है और फिर उसने नॉनका के व्यवसाय में काम करना शुरू कर दिया। वर्तमान में वो क्वामाशु किंगडम चर्च केकेसी का एक ईमानदार पादरी है। सीजन 1 में आवर्ती भूमिका, सीजन 2 से वर्तमान तक मुख्य भूमिका। नजेजा का किरदार नकानिसो मखान्या ने निभाया है। वो एक पूर्व अपराधी है और नॉनका और मबूसो का बड़ा भाई है। वो लिली का चचेरा भाई और माडोंगवे का भतीजा है। वो खाथाजा के अंतिम संस्कार गृह में काम करता था। जेकेथेलो के साथ उसका संक्षिप्त संबंध था और वो नोसिफो से प्यार करता था, जो बाद में नॉनका की दोस्त हलेजिफी बन गई। उसका लोक्सियन ब्लिंग नाम से एक कार मरम्मत का व्यवसाय है। खेतुकुथुला मबाथा का किरदार विलियम मंगुनी ने निभाया है। वो क्वामाशु किंगडम चर्च के बोर्ड के सदस्य थे। वो पहले क्वामाशु किंगडम चर्च के पादरी थे और फिहलीवे से उनकी सगाई हुई थी। वो माँ माडोंगवे के पूर्व पति भी हैं। उन्हें तांत्रिक के रूप में जाना जाता है और वो लोगों को ठगते हैं। हाल ही में उन्हें पार्षद चुना गया।
खलाबे मगेजा न्यावो का किरदार सेबो मथेम्बू ने निभाया है। वो क्वामाशु पुलिस स्टेशन में काम करने वाला एक भ्रष्ट जासूस है। वो अपराधियों से रिश्वत लेने, चुटकुले सुनाने और बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए जाना जाता है। सीजन 5 से 6 में आवर्ती भूमिका, सीजन 7 से अब तक मुख्य भूमिका। मंकोबी कुनेने द्वारा अभिनीत केजा, अमाबूथो एंड लेंडे के नेता और वफादारी व महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं। अपने समुदाय और परिवार के उत्थान के प्रति अटूट समर्पण के साथ गेजा एंड लेंडे के एक चैंपियन के रूप में उभरते हैं, जो विचारधाराओं के एक रोमांचक टकराव की नींव रखते हैं। मुख्य भूमिका, सीजन 10। हावू का किरदार बंडिले मफलाला ने निभाया है। वो लाठीबाजी का एक दुर्जय चैंपियन है जो अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता है। वो हमेशा हथियारों से लैस रहता है और किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहता है। मुख्य भूमिका, सीजन 10। वूसी मदिनिसो द्वारा अभिनीत स्किडी इजिन सिजवा का सबसे बड़ा बेटा है, जो अपने परिवार के खोए हुए पशुधन को वापस पाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। धन और पशुधन के प्रति उसकी अटूट लगन उसे क्वामाशु पहुंचने पर भौतिक धन के आकर्षण में शीघ्र ही डूबने के लिए प्रेरित करती है। मुख्य भूमिका, सीजन 10। लुंगानी माबासो द्वारा अभिनीत फेफनी एक शरारती बच्ची है जो लगातार सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती है और मुसीबतें खड़ी करने के लिए कुख्यात है। क्वामाशु में जाने से उसके जीवन में एक परिवर्तनकारी खोज यात्रा शुरू होती है। मुख्य भूमिका, सीजन 10। फेथ मगोभोजी द्वारा अभिनीत नोकुथुला एंडलेंडे की युवतियों की एक गुणी नेता हैं, जो अपने समुदाय में आत्मसम्मान और प्रेम के मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करती हैं। पता चलता है कि वह एक नहीं बल्कि 2 आशावान लोगों की प्रिय हैं। सीजन 10। रेडियो जगत के निर्विवाद दिग्गज लिंडा सिबिया खुद के किरदार में उथल पुथल भरे समय में केमैश एफएम से जुड़ते हैं और स्टेशन को पुनर्जीवित करने और उसकी पुरानी शान को वापस दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। एक अनुभवी प्रसारक के रूप में वे ब्रेकफास्ट शो की कमान संभालते हैं और अपने विषयों और करिश्माई व्यक्तित्व से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। नटांडो मंकूबे द्वारा अभिनीत प्रचारक सखिले सिबिया अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हैं और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित हैं। क्वामाशु में सखिले का आगमन एक महत्वपूर्ण क्षण में होता है, क्योंकि वे बुराई और अन्याय को दूर करते हुए आशा की किरण बन जाते हैं। वे उस उद्धारकर्ता का पूर्ण रूप से प्रतीक हैं जिसका समुदाय लंबे समय से इंतजार कर रहा था। सियाबोंगा थ्वाला, जन्म 8 सितंबर 1969, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता, व्यवसायी, टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता और निर्माता हैं। उन्हें मजानसी मैजिक के इसी बाया में मम्पियाके जुंगू की भूमिका के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। सियाबोंगा थ्वाला ने दक्षिण अफ्रीका में कई हाई प्रोफाइल टेलीविजन शो में अभिनय किया है और अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने ईटीवी के स्कैंडल में अखबार प्रकाशक वूसी जवाने की भूमिका निभाई, जिसमें उनके साथ लुथुली डलामिनी थीं। ये शो 2005 में पहली बार प्रसारित हुआ था और इसी भूमिका के लिए उन्हें अपना पहला दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार मिला। 2007 में वे जनरेशंस के कलाकारों में पॉल माशाबा के रूप में सेपुतला सेबोबोडी के साथ शामिल हुए। सियाबोंगा थ्वाला ने मुभांगो में बुसानी मोजालेफा का किरदार भी निभाया और जेमी बार्टलेट के साथ रिदम सिटी में डीएच राडेबे के रूप में ईटीवी पर संक्षिप्त रूप से वापसी की। 2018 में उन्होंने योबे, जुलू भाषा में क्षमा करना नामक एक वृत्तचित्र श्रृंखला बनाई और उसकी मेजबानी की। आजीविका, थ्वाला ने 1989 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1996 में बनी टीवी फिल्म बॉर्न फ्री अ न्यू एडवेंचर से स्क्रीन पर अभिनय की शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला टार्जन द एपिक एडवेंचर्स के एक एपिसोड टार्जन एंड द स्कारलेट डायमंड सीजन 1 एपिसोड 5 में एक कैमियो भूमिका निभाई। 1998 में उन्हें एसएबीसी 3 के सोप ओपरा इसीडिंगो में गॉडलिब मोफोकैंग की भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वे टेलीविजन के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं हैं। इसके तुरंत बाद उन्हें केप टाउन के एक हेयर सैलून पर आधारित टीवी सिटकॉम स्ट्रीक्स में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने थेम्बा नडाबा के साथ अभिनय किया। 2003 में उन्हें गजलम में जिमी की आवर्ती भूमिका में कास्ट किया गया।
थ्वला को ईटीवी के धारावाहिक स्कैंडल में वूसी ज़्वाने की भूमिका से प्रसिद्धि मिली। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ टीवी धारावाहिक अभिनेता का गोल्डन हॉर्न पुरस्कार, दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार मिला। 2007 में उन्हें SABC 1 के जनरेशंस शो में पॉल माशाबा की भूमिका के लिए चुना गया, जो निर्मम व्यवसायी केनेथ माशाबा सेपुतला सेबोबोडी द्वारा अभिनीत के पत्रकार छोटे भाई थे। उन्होंने 2010 में शो छोड़ दिया। 2013 में उन्होंने मजानसी मैजिक के बेहद लोकप्रिय शो इशिबाया में टैक्सी मालिक मुपियाखे जुंगू की भूमिका निभाई, जिसे शायद उनके करियर की सबसे बड़ी भूमिका माना जा सकता है। मुपियाखे जुंगू का किरदार दर्शकों को इतना पसंद आया कि शो के अधिकांश समय तक यही किरदार कहानी का केंद्र बना रहा। इस भूमिका के लिए उन्हें 2014 में टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार मिला। थ्वला ने बुसानी मोज़ालेफा के रूप में मुख्य भूमिका में मुवहांगो के कलाकारों में शामिल हुए। उसी वर्ष वे ईटीवी के रिदम सिटी में DH राडेबे के रूप में दिखाई दिए। वे HIV/AIDS ड्रामा सीरीज इंटरसेक्शंस में भी दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें 2014 में टीवी ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना दूसरा दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार मिला। थ्वला ने योबे नामक एक वृत्तचित्र श्रृंखला बनाई और उसकी मेज़बानी की, जिसका उद्देश्य पीड़ितों और अपराधियों को एकजुट करना था, ताकि वे समझ और क्षमा के बिंदु तक पहुंच सकें। 2019 में उन्हें पुरस्कार विजेता राजनीतिक ड्रामा थ्रिलर द रिपब्लिक में भ्रष्ट पूर्व राष्ट्रपति हेनरिक के रूप में कास्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने फ्लोरेंस मासेबे और हलोमला डंडाला के साथ अभिनय किया था। पुरस्कार: किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादित सामग्री जो बिना स्रोत के या अपर्याप्त स्रोतों से प्राप्त की गई हो, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, विशेषकर यदि वह मानहानिकारक या हानिकारक हो। जून 2020। जाने कि इस संदेश को कब और कैसे हटाया जाए। 2007 दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार टीवी सोप स्कैंडल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। 2014 दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार टीवी धारावाहिक इशिबाया में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 2014 दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार टीवी ड्रामा सीरीज इंटरसेक्शंस में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। 2014 रॉयल्टी सोपी अवार्ड्स में सोप ओपेरा में उत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार इशिबाया। अयंदा बोरोथो नी नंगुबाने, जन्म 13 जनवरी 1981, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री और पूर्व मॉडल हैं, जिन्हें 2007 से 2010 तक SABC एक सिटकॉम नोमज़ामो में शीर्षक भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने जिंजिले जुंगू की जगह ली थी। साथ ही मजानसी मैजिक के टेलीनोवेला इसिबाया में फुमेलेले जुंगू की जगह ली थी। प्रारंभिक जीवन: अयंदा बोरोथो का जन्म 13 जनवरी 1981 को दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलू नताल प्रांत में डरबन शहर के पास स्थित नंतुजुमा कस्बे में हुआ था। उन्होंने डरबन के उम्बिलो स्थित ब्रेटनवुड हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने भाषण और नाट्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने 1999 से 2001 तक AAA स्कूल ऑफ एडवर्टाइजिंग से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में डिप्लोमा पूरा किया, जिसमें उन्होंने रणनीतिक ब्रांड प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल की। आजीविका: उन्होंने 1999 में SABC 1 के सोप ओपेरा जनरेशंस में स्कूली छात्रा थामी की भूमिका मिलने के बाद अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। 2000 में उन्होंने लियोन शूस्टर की फिल्म मिस्टर बोन्स में एक छोटी भूमिका निभाई। 2007 में उन्होंने SABC 1 के सिटकॉम नोमज़ामो के दूसरे सीजन से जिंजिले जुंगू की जगह नोमज़ामो की भूमिका निभाई। बोरोथो ने 2009 में SABC 1 के ड्रामा सीरीज होम अफेयर्स के चौथे सीजन में बूसी की छोटी भूमिका निभाई। 2013 में बोरोथो को मजानसी मैजिक के टेलीनोवेला इसिबाया में फुमेलेले के रूप में कास्ट किया गया। 2018 में उन्हें दक्षिण अफ्रीकी टेलीविज़न ड्रामा सीरीज एम्बिशन में खेथीवे के रूप में कास्ट किया गया। 2022 में अभिनेत्री को SABC 1 के जनरेशंस के द लेगेसी में डॉक्टर बूसीवे के रूप में एक उल्लेखनीय भूमिका मिली।
वो शाका इलेम्बे में रानी नंदी की मां की भूमिका भी निभाती हैं। फिल्मोग्राफी, फिल्में वर्ष, पतली परत भूमिका, टिप्पणी 2009 से 2011, नोमजामो, नोमजामो जूली 2013, 2020, इसिबाया फुमेलेले, डलामिनी जुंगू मोलेफे 2019, लेराटो को खोना, प्रधानाध्यापक मोदी से 2021 से 2021 घाव, एग्नेस नदामासे टीवी श्रृंखला 2022, शाका इनकोसी यमाखोसी, रानी नंदी छोटा 2022 से 2023 पीढ़ियां, विरासत डॉक्टर बुसीसीवे, नाम लाम्बो, जेडजे 18 जून 2023, शाका आइलेम्बे मफुंडा। कागिसो मोडुपे एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता और निर्माता हैं। वे लोकप्रिय धारावाहिकों लूजिंग लेराटो, गोग हेलेन और अनप्रेडिक्टेबल रोमांस में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। निजी जीवन, उनकी शादी फिल्म निर्माता लीजा लोपेज से हुई है। इस दंपति की 2 बेटियां और एक बेटा है। उनकी बड़ी बेटी तिशिमोलो ने फिल्म लूजिंग लेराटो में कागिसो के साथ मुख्य भूमिका लेराटो निभाई थी। आजीविका, 2019 में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म लूजिंग लेराटो में मुख्य भूमिका थामी निभाई। इस फिल्म का वित्त पोषण कागिसो और उनकी पत्नी लीजा ने किया था। फिल्म दक्षिण अफ्रीका और इस्वातिनी के सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। लाल फीता शाही के कारण फिल्म बोत्सवाना में प्रदर्शित नहीं हुई। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया और कैलिफोर्निया के इडिलविल्ड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ सिनेमा में इसने 6 पुरस्कार जीते। कागिसो ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, समेला टायलबोई ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और उनकी बेटी तिशिमोलो ने सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार जीता। प्रमुख पुरस्कारों के अलावा फिल्म ने गोल्डन एरा ह्यूमैनिटेरियन नैरेटिव अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर अवार्ड और फेस्टिवल फेवरेट अवार्ड भी जीता। इसी बीच उन्होंने मजांसी के टाइलर पेरी के लिए आवाज डब की। उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक स्कैंडल में मंगालिसो मंगी न्याथी की भूमिका भी निभाई। कुछ वर्षों बाद उन्होंने ये भूमिका छोड़ दी। अभिनय के अलावा उन्होंने अलोंग केम साकानी नामक पुस्तक के साथ एक लेखक के रूप में भी पहचान बनाई। 2024 में बकवेना प्रोडक्शंस, बेट अफ्रीका और पैरामाउंट अफ्रीका के सहयोग से मोडुपे ने पाउंड 4 पाउंड का निर्माण किया, जो एक 13 भाग वाली दक्षिण अफ्रीकी टीवी ड्रामा श्रृंखला है जो अफ्रीका में महिला मुक्केबाजी की दुनिया की पड़ताल करती है। अक्टूबर 2024 में पाउंड 4 पाउंड के निर्माण से संबंधित कथित भुगतान न होने के मामले में मोडुपे को एक मांग पत्र भेजा गया। रश्का मुओफे, मोडुपे के साथी और बकवेना प्रोडक्शंस के सह संस्थापक के साथ मोडुपे पर पाउंड 4 पाउंड पर काम करने वाले कुछ क्रू और कलाकारों को भुगतान न करने का आरोप है। जाने माने दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता ब्रैंडन ऑरेट सहित 50 से अधिक लोगों ने मोडुपे और मुओफे के खिलाफ सामूहिक मुकदमा दायर करने के लिए एकजुट होकर अदालत में मुकदमा दायर किया है। फिल्मोग्राफी वर्ष, पतली परत भूमिका शैली संदर्भ 2005-2018, घोटाला मंगलीसो, मंगी न्याथी टीवी श्रृंखला 2006, अच्छी लड़ाई, रेड जैकेट, कार्यकारी निर्माता टीवी फिल्म 2012, गोग हेलेन पुलिसकर्मी पतली परत 2014, एक स्टार्टअप की ओर कदम बढ़ाएं, रोरीसांग सेलेपे पतली परत 2017, अप्रत्याशित रोमांस, मेम्पुमेलो पतली परत। पैट्रिक मोफोकेंग, जन्म 15 जून 1969, एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेता हैं। वे इन्विक्टस, हु एम आई और मास्टर हेरोल्ड एंड द बॉयज जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। प्रारंभिक जीवन, उनका जन्म 15 मई 1969 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। बाद में वे जोहान्सबर्ग चले गए, लेकिन कुछ वर्षों बाद वे केप टाउन में फिर से बस गए। उन्होंने केप टाउन के CAP आर्ट स्कूल से नाटक और भाषण में डिप्लोमा पूरा किया। आजीविका, 1997 में उन्होंने टीवी फिल्म प्राइड ऑफ अफ्रीका से अभिनय की शुरुआत की। 1998 में वे जैकी चैन की फिल्म हु एम आई में दिखाई दिए, जहां उन्होंने विलेज हंटर की एक छोटी भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने फिल्म सरप्राइज में अभिनय किया और जेराल्ड जज की भूमिका निभाई। इसी बीच उन्हें 2007 में द प्रोवाइडर में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ टीवी ड्रामा अभिनेता का गोल्डन हॉर्न पुरस्कार मिला। उन्होंने व्हेन वी वर ब्लैक धारावाहिक के लिए
सर्वश्रेष्ठ टीवी ड्रामा का पुरस्कार भी जीता। 2005 में उन्होंने टेलीविजन ड्रामा जोन 14 में किंग सिबिया की भूमिका निभाई। ये भूमिका बेहद लोकप्रिय हुई। इसके अलावा उन्होंने टेलीविजन धारावाहिकों बैकस्टेज और येजो येजो, स्कैंडल और इसी डिंगो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। लोकप्रिय धारावाहिक स्कैंडल में उन्होंने मलुंगिसी नगेमा की भूमिका निभाई। उन्होंने 2006 में आई फिल्म द गुड प्रोवाइडर के दूसरे संस्करण में भी अभिनय किया, जहां उन्होंने सोलोमन सिथोले की मुख्य भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने SABC 1 के एड्स ड्रामा सीरीज सोल सिटी के 11वें सीजन में जिमी की सहायक भूमिका निभाई। 2020 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज ब्लड एंड वाटर में अभिनय किया। फिल्मोग्राफी कोनी टेम्वेका गैबिसिले च्यूम 5 जून 1952 से 6 अगस्त 2024 एक दक्षिण अफ्रीकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता थीं। वो ब्लैक पैंथर, ब्लैक इज किंग और ब्लेसर्स में अपनी फिल्मी भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं। टेलीविजन पर वो एज गुडी सन्यासी, येजो येजो 2, जोन 14, रिदम सिटी और गोमोरा में दिखाई दीं। प्रारंभिक जीवन च्यूम का जन्म 5 जून 1952 को दक्षिण अफ्रीका के खनन शहर वेलकम में हुआ था। उनके पिता राइट तादेयो च्यूम मलावी के नखाटा बे से थे और उनकी माता मांडलवू दक्षिण अफ्रीका के क्वाजुलू नताल से थीं। उनके चचेरे भाई एफ्रेम मगंडा च्यूम मलावी के राजनीतिज्ञ हैं। च्यूम ने अपना प्रारंभिक बचपन वेलकम में बिताया। उन्होंने पूर्वी केप में अपनी मैट्रिक पूरी की और नर्स बनने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। हालांकि उन्होंने 1976 में शिक्षण में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1977 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और एक भ्रमणशील संगीत समूह का हिस्सा बन गईं, जिसके साथ उन्होंने ग्रीस और इजराइल का दौरा किया। आजीविका च्यूम ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत पोर्गी एंड बेस, ईपिन टोम्बी और लिटिल शॉप ऑफ हॉरर्स के निर्माण में भूमिकाओं से की। रंगभेद के अंत के समय वो दक्षिण अफ्रीका लौट आईं। उन्हें 1989 की श्रृंखला इनकॉम एडला योदवा में थेम्बी के रूप में और फिर 1990 की फिल्म वॉरियर्स फ्रॉम हेल में कास्ट किया गया। 2000 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार SAFTA में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार जीता। 2006 में उन्होंने यू स्ट्राइक द वुमन और यू स्ट्राइक द रॉक के मंच प्रस्तुतियों में अभिनय किया। 2007 से 2015 तक च्यूम ने SABC एक ड्रामा सीरीज जोन 14 में स्टेला मोलोई की भूमिका के माध्यम से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें एक और सॉफ्टा पुरस्कार मिला। बाकी एपिसोड के लेंथ की बात की जाए तो पर एपिसोड की मिनिमम लेंथ 22 से लेकर 26 मिनट के बीच में है, जो कि एक तरह से ठीक ठाक लेंथ है। 22 एपिसोड टोटल हमें देखने को मिले हैं। रिलीजिंग डेट मैं आपको बता ही चुका हूँ, 12 जून 2026 को कई जगह देखने को मिली है। बाकी 19 जून तक ये रिलीज़ हो चुकी है वर्ल्ड वाइड सभी जगह। बाकी बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज़ रही है, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया है। बाकी इसका जो नया सेक्शन है वो कंफर्म हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।